Good morning, everyone. So, class 12, your topic is colligative properties, right? A colligative properties is the properties which depends on the number of solute particles. तो अब इसको समझने के लिए ना हमने जितना पुराना पढ़ा था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, अब हमारी स्टोरी इसमें और अच्छी तरीके से क्लियर होगी विद न्यूमेरिकल्स। तो नेहा मैम के साथ, नेहा मैम आप सभी लोगों का वेलकम करती हैं अपनी क्लास 12 की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की पाठशाला में। तो अब आप लोगों का ध्यान से आप लोगों को पढ़ना बड़ा जरूरी है। चलिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने क्या समझा था इससे पहले कि एक सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमारा वॉलेटाइल था, पर जो सॉल्यूट था वो नॉन वॉलेटाइल था। ठीक है, अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली बात तो इनकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है एक लेटिन वर्ड से डिराइव्ड हुई जिसका नाम होता है आपका कॉलीगेटस। ठीक है, कॉलीगेटस का मतलब क्या होता है? टुगेदर, या हम इसे बाइंड अप कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में है उस बात पर डिपेंड करती है, और इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि उसका नेचर कैसा है, यानी सॉल्यूट हमारा वॉलेटाइल है कि नॉन वॉलेटाइल, इस बात पर डिपेंड नहीं करती है। और यही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि यही आपको बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कर देती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कर देती है, यानी गिर जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर जो है उसके बारे में बताती है और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताती है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा और इतना हमने जाना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को, कि जो उसका मेन पॉइंट है बच्चों, उसको आप ध्यान रखना है कि ये सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है ना इन द सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल में उसमें डिपेंड करती है। और ये नॉट डिपेंड द केमिकल नेचर, यानी उसकी नेचर पर, यानी सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। नहीं करती है, किस पर करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वेरी गुड, यहां तक तो बहुत इजी था। कॉलीगेटस कहते हैं और मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बाउंड टुगेदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, जो हम आगे पढ़ते हैं, हमें बहुत कुछ सीखना है ना। और सीखने से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको हर एक चीज देखनी होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, और उनके ये टाइप पर डिपेंड नहीं करती कि वो उसकी नेचर कैसी, उसका केमिकल फॉर्मेशन कैसा है, बस इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है। ठीक है, और मेन चीज क्या आ गई? डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो हमने इससे पहले भी, आपको याद है जब हमने स्पेशल केस कहा था हेनरी लॉ के साथ, जब बनाया था डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलिए, वो तो हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से होगी। अब हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि सपोज हमने एक पिंच ऑफ सॉल्ट लिया। ठीक है, और अगर आपने देखा होगा ना, कहीं आइसक्रीम के ठेले वेले देखे होंगे, तो जब भी जहां पर भी वो नीचे आइसक्रीम को रखते हैं, उसमें नीचे बर्फ के ऊपर वो क्या करके रखते हैं? उसमें नमक डाल के रखते हैं, सॉल्ट डाल के, ताकि उसका टेम्परेचर हमेशा क्या था? डिप्रेस रहे, नीचे रहे, और बर्फ काफी लंबे टाइम तक चले। वहीं आ गया कि जो हमारा सॉल्ट होता है वो क्या होता है? सॉल्ट होता है हमारा नॉन वॉलेटाइल, और जैसे ही आप उसे बर्फ में मिक्स करोगे या बर्फ के ऊपर से फैला दोगे तो वो डिप्रेस कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि हमेशा उसका जो टेम्परेचर है और नीचे हो जाएगा, तो हमेशा क्या था? बर्फ लंबे टाइम तक टिकी रह सकती है। दूसरी चीज क्या है? अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आपने वाटर में डाल दिया और वाटर में आपने शुगर डाला या आपने सॉल्ट डाला, तो उसका टेम्परेचर एलिवेट कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। जहां पर वो पहले गर्म, जिस एक टेम्परेचर पे गर्म हो रहा था, वो उससे ज्यादा में टेम्परेचर, क्योंकि एलिवेशन हो गया ना। क्योंकि आप खुद देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब भी कोई नॉन वॉलेटाइल, जब आपके वॉलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करके एक मिक्सचर बनाता है या सॉल्यूशन बनाता है, उस केस में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बांध लेता है, पकड़ लेता है टुगेदर, कहते हैं ना, बाइंड कर लेता है किसको? वॉलेटाइल को। तो वो जितना बाहर निकलता है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो हमने प्रॉपर्टी पूरी पढ़ ली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या चीज आती है? हमारा आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन की, तो डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको 4 बताई थी, जिसमें आपको मैंने कहा था फर्स्ट वन होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फर्स्ट हम यहाँ पर पीछे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम
कैसे हो जाएगा, लोअर कैसे हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले में ये हमारा प्योर कंपोनेंट है, ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट है, बढ़िया तरीके से हीट करता हुआ ये ऊपर आया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने डाला, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर अच्छा वाला आपका प्रेशर है, वेपर प्रेशर अच्छा बन रहा है। लेकिन जैसे ही ये सॉल्यूट आपने मिक्स किया ना, तो ये जो ब्लू वाले आपको किसके दिख रहे हैं, आपको ये सारे सॉल्वेंट के दिख रहे हैं ना, कि रेड वाले इसके बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना, जब ये बढ़ जाता है, ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, किसको डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर को। क्योंकि बेचारा सॉल्वेंट अकेले कितना ऊपर तक चढ़ेगा, उसको क्या करते हैं, बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। यहां तक हमारी ये कहानी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में पढ़ाई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, अब हम इसकी इक्वेशन करते हैं। हमने ये देखा कि अगर हमारा P0 जो है वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, राउल्ट्स लॉ में अगर आपको याद होगा तो यही कहते हैं ना, प्योर वेपर प्रेशर का प्योर सॉल्वेंट का है, ठीक है। PS जो है वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का। तो हमें ध्यान रखना है, इसका जो एक इक्वेशन बनाना है वो क्या बन जाती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी हमारा जो प्योर कंपोनेंट है माइनस हमारा सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, प्योर। यानी हमारे प्योर में जब सॉल्यूशन हमने मिलाया, उसमें जो नॉन वॉलेटाइल था उसने कितना रोका प्योर वाले को, ये आ गया, इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। अगर आप स्मॉल वाला n देखोगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो डिसॉल्व है n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट में। तो हम यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं, राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किसके मोल्स निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के। क्योंकि हमने कहा सॉल्यूट के ही मोल्स ने क्या किया, परेशान किया, क्या करने में, वेपर प्रेशर को लोअर करने में। यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन परेशान कर रहा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन जो बन के आती है वो इक्वेशन हमारी क्या रहेगी बच्चों, हमारी इक्वेशन ये रहेगी, ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन को दिखाएं तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी, ये है हमारी इक्वेशन। PO यानी प्योर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का अपॉन प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू n अपॉन क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस n। क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर ध्यान से आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, क्योंकि निकालना उसी का है, नॉन वॉलेटाइल की वजह में ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है। जब आपने सॉल्यूशन में सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल को मिलाया तभी तो इफेक्ट आया, तभी तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक हमारी स्टोरी पूरी हो जाती है। उसके बाद एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स विद द वॉट वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में आपका जब आप बॉईल करते रहते हो तो आप बहुत देर तक बॉईल करते हो, उसके बाद जाकर कहीं वो सॉल्वेंट बॉईल होता है। क्यों? क्योंकि बॉईल होने पर जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो ऊपर बनने ही नहीं देता, वे प्रेशर को कम कर देता है। इस केस में होता क्या है कि बॉइलिंग हमारी बढ़ जाती जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, हम सॉल्ट को या आपके चीनी को मिक्स करते हैं। इस केस में जब हम एक सिंपल सा एक टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखें तो हम ये मानते हैं, यहां से हम देखना शुरू करते हैं कि T0B जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है आपका किसका, प्योर सॉल्वेंट का, और TB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वेरी राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, यानी अगर एक प्योर सॉल्वेंट है वो जब पहले उसे हमने गर्म किया उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, और जब उसके बाद हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तब उसका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो ये आपका जो डिफरेंशिएट दिखाई देगा आपका किसका, जो टीबी है आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, आपके मोलैलिटी के, ठीक है। मोलैलिटी के हो गया कि किसकी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट द सॉल्यूशन। क्योंकि सारी कहानी कौन खराब कर रहा है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां पर इसकी जगह केबी आ जाएगा, ठीक है। केबी हमारा आ गया जो कि हमारा मोलल किसका, उसका सॉल्यूट का एलिवेशन कितना बड़ा, एलिवेट कितना हुआ बॉइलिंग पॉइंट उसका कांस्टेंट है, ठीक है। जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम एम की वैल्यू को और जब हम निकालेंगे डेल्टा टीबी और सारी चीजें हम ग्राम में निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमने 1000 को मल्टीप्लाई किया किससे, M2। यहाँ पर M2 जो है वो क्या है हमारा, सिंपल सी बात है, M2 हमें दिख रहा है मास है सॉल्यूट का,
ठीक है, इन ग्राम में, डिवाइडेड बाय बड़ा वाला M2, ये मोलर मास है सॉल्यूट का, ठीक है, इनटू छोटा वाला M1 जो यहाँ आपको शो हो रहा है, वो सॉल्वेंट का आपका मास आ गया, ठीक है। जो वेट हो गया, हम यहाँ पर W2 यानी जहां पर M2 लिखा है ना, ये उसको हम W2 भी लिख सकते हैं फॉर सॉल्यूट के लिए, और यहाँ M1 जहां है वहां W1 भी लिख सकते हैं फॉर सॉल्वेंट के लिए। और ये M2 तो हमारा मोलर मास है ही। यहाँ पर हमारी कहानी पूरे इस फॉर्मूले में आके जो हमारा ये फॉर्मूला बना उस पर खत्म होती है, ठीक है। अब ये हमने कहानी खत्म कर ली और हमको आगे जाकर और भी चीजें करनी है। और भी चीजें करने का मतलब है कि अभी तो हमने सिर्फ एक ही बात देखी कि क्या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर हम वही उल्टा उसको फ्रिज में जमाने के लिए, हम ठंडा करने के लिए करें तो डिप्रेशन हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जहां पर वो उससे भी नीचे चले जाता है, यानी माइनस में हो जाता है अगर हम जीरो। अगर हम वाटर का देखें तो वो हुआ कैसे, बिल्कुल सेम है जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट का T.B लिया था क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर था, वैसे ही यहाँ पर ये TF जो है फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अगर हमने एक आइस को हम आपको आइस को हम क्या कर रहे हैं, जमा रहे हैं, उसका एक सपोज एक टेम्परेचर 0 माना, सपोज ये टेम्परेचर हमने मान लिया। उसके बाद जब जैसे ही हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल चीज को मिला लिया तो ये टेम्परेचर माइनस में चला गया, ठीक है। उसको हमने कैसे लिया, अभी हमने प्योर सॉल्वेंट को तो हमने T.F से लिया, और दोनों मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो हमने TF से लिया, यानी फ्रीजिंग पॉइंट किसका, टेम्परेचर हमें पता करना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है। इतनी कहानी तो हमारी सबको समझ में आ गई। जैसे हमने उसका फॉर्मूला लिखा था सेम टू सेम यहाँ पर भी कहानी वही कहती है कि आपका डेल्टा TF यानी एलिवेशन इन जैसे बॉइलिंग पॉइंट में था वैसे ही डिप्रेशन में कैसा हो गया, जहां पर आपने KB लिया था जब हमने आपको डेल्टा TV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के दिखाया था, वैसे यहाँ पर भी होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इस K की जगह ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जब बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही थी तो हम KB लिख रहे थे, जब हमारी फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही तो ऑब्वियसली हम KF लिखेंगे। सारी की सारी इक्वेशन वैसे ही है, सारी की सारी चीजें ही वैसे हैं। आगे न्यूमेरिकल में करोगे, उसके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही कि अगर आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का भी आता तो आप इजीली करके आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो यहां तक तो हमारी सिंपल कहानी थी, हमने पूरी कर ली। जब बात आती है हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है जो मैंने बताया था। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि हम एक मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेमी पर मेबल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो एक समझ लीजिए एक पतली झिल्ली जैसी होती है, ठीक है। एक पतली एक मेम्ब्रेन टाइप की होती है, जैसे माना आपने ये ट्यूब ली, इस ट्यूब में बीच में यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो लगी हुई है, यहाँ पर सॉल्यूशन रखा, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो कंडीशन क्या आती है कि व्हेन यू अप्लाइड द कंडीशन लाइक कि आप प्योर सॉल्वेंट को उसमें रखते हो, तो प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डाइल्यूट होता है तो कॉन्सेंट्रेट की तरफ भागेगा। तो यहाँ भागता है भागता है भागता है, तो ये प्योर सॉल्वेंट तो चला जाता है, पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो आराम से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्योंकि उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के थे, अब वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो हो क्या रहा है कि वो यहाँ पर जा रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्रॉस होते होते, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो आपने देखा होगा कि लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब एक बार क्या होता है कि अगर आप बाहर से कोई उसमें प्रेशर लगा दो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने सपोज हाथ रख दिया, कोई ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, तो होता क्या है कि वहां पर अप्लाइड प्रेशर करने से ऑस्मोसिस रुक जाती है और दोनों का लेवल देखेंगे तो लगभग इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यही आपका ऑस्मोसिस, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। बहुत इजी है, इसको ध्यान समझिए कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्टॉप हो जाता है अगर हम उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। मैंने हाथ से लिया और दबा दिया, ठीक है। दिस प्रेशर इज दैट प्रिवेंट करते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रोक देते हैं और ऑस्मोटिक में, ठीक है, और इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल हमारे सॉल्वेंट के आराम से सॉल्यूशन में जा रहे थे वो रुक जाते हैं। ये वाली कहानी तो हमारी बहुत बढ़िया थी।
अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्यों? क्योंकि ये भी डिपेंड करती है किसके ऊपर? ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट एंड नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। यानी सॉल्यूट किस नेचर का है, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है तो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट से। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें ध्यान से तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको हम पाई से शो करते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। या अगर हम देखें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलैरिटी के, टेम्परेचर के। ठीक है, यानी पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, और जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये हमारा आता है पाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह आर सी टी, इसको हम सही से लिख देते हैं सी आर टी, जिसमें सी जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। अब गैस कांस्टेंट है और हमें पता है गैस कांस्टेंट में याद है ना पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगता है। कुछ याद आया? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी 11th में पढ़ते हैं हम जो, तो वही हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और पूरी वैल्यू पुट करके हमारा कुछ जो निकलता है वो कुछ सॉल्यूशन हमारा W2RT अपॉन M2V लग जाता है। यहाँ जो भी आपका मोलर मास निकलेगा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा वो सॉल्यूट की बात हुई है। हमें पता है कि जब हमारी वैल्यू W2 की, ठीक है, W2 की वैल्यू हमें पता होती है जो सॉल्यूट का वेट है, R यानी गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और M2 आपका मोलर मास सॉल्यूट का है और V आपका वॉल्यूम है। जब हमें ये चीजें सब पता होती है तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। इसके क्वेश्चंस पता है समझाने से अच्छे तब आएंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा अच्छी तरीके से बेटर अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन होता है। डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन मतलब अगर आपको ध्यान होगा तो इस चैप्टर में मेरे और वीडियोस को भी देखिएगा जिसमें मैंने एक एक चीज को, एक एक सॉल्यूशन को आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन कैसे होते हैं। अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब सेम होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा एक टेम्परेचर में देखा जाएगा सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, इसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन में क्या होता है, ये सेपरेटेड होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से और इसमें कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होती। नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के या जिसके भी वो सेम होंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जिसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, उसमें क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का जो होता है वो लेस देन हो जाता है दैट ऑफ द सराउंडिंग्स में। और अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो वाटर मूव्स आउट, वाटर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता होगा। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है नहीं है, और हायर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का होता है वो अपने सराउंडिंग से बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हमें सेपरेट करना हो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो वाटर जो होता है बॉडी के अंदर इनसाइड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यानी मूव कर जाता है। आपको याद होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी बाहर निकल जाता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अंदर चले जाता है, यानी वो फूल जाती है, गुप्पा हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ है जो, चलिए अब हमारा पहले आता है कि हमें अगर मोलर मास जो है डिटरमाइन करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो मेथड एक एडवांटेज ले जाता है ओवर अदर मेथड्स। एज अ प्रेशर अगर हम मेजरमेंट करते हैं ना अराउंड द रूम टेम्परेचर, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, जिसको कि हम अनस्टेबल होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे, यानी अनस्टेबल का मतलब है कि जब टेम्परेचर जैसे ज्यादा मिलता है वो टेम्परेचर रहते ही नहीं है, मतलब यानी वो मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हायर टेम्परेचर में। तो उन प्रॉपर्टीज को अगर हम उनकी क्वालिटीज को या हम अगर हम उसको फाइंडिंग करें उनका मोलर मास, तो सबसे अच्छा मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी एक नई चीज निकल के आई सामने जिसको हम कहते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं आई से। वांट ऑफ फैक्टर क्या करता है कि जब सॉल्यूट जो होते हैं वो, आपने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट में उसको डाला, या हम बोल सकते हैं सॉल्यूट को लेके आपने सॉल्वेंट में आप उसको जैसे ही मिक्स करते हो तो अगर उसका डिसोसिएशन हो जाता है, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं पूरे सॉल्वेंट में, या फिर उनके साथ एक मिक्सचर बना देते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन में क्या होगा? बढ़ेगा या कम हो जाएगा? ठीक है,
तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना कॉलिगेटिव, ये चेंज होती है अकॉर्डिंगली। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन यानी अलग होना या उनका एक ग्रुप बन जाना, किसका, सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, उसको हम वांट ऑफ फैक्टर से देखते हैं। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, अगर हम देखें तो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है उसका हमारा फॉर्मूला पहला आता है कि ऑब्जर्व करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अपॉन थ्योरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो आपको गिवन होती है। अब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनका एसोसिएशन हो रहा है या उनका डिसोसिएशन हो रहा है, वेरी राइट। और नीचे आएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां पर डिसोसिएशन नहीं हो रहा है या एसोसिएशन नहीं हो रहा है। यानी अगर हम सपोज मान के चले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आफ्टर डिसोसिएशन, यानी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा 2 है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हेन देयर इज नो डिसोसिएशन, जिनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। उसके बाद हो सकता है अगर ये भी हमें ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखें किसका, हमें किस बारे में पता करना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है पूरी सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप ध्यान से देखोगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का, अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का। यानी नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है सॉल्यूट का, और जब आपने जो भी उसका एसोसिएशन डिसोसिएशन जो भी देखा, ऑब्जर्व्ड क्या किया आपने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का। तो कहने का मतलब है सारी वांट ऑफ फैक्टर ही पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस होता है, इट्स अ डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। ये आपको मैंने चीज बता दी। आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स से बहुत सारी चीजें आती हैं जो मैं आपको एक अलग से सेशन न्यूमेरिकल्स का ही लूंगी। अब यहाँ पर है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, अगर ध्यान से आप सोचेंगे वो एक वाटर का 0.5130 डिग्री सी केजी है, ठीक है, ये अलग चीज हो गई। जब 0.2 मोल को, यानी आपके 0.2 मोल है किसके, शुगर के, इस डिजोल्व, यानी ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और सॉल्यूट किसमें डिजोल्व हो रहा है, वाटर में। वाटर कितना है, 250 का है, वेरी गुड, 250 ग्राम है। तो टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच, हमें ऐसा टेम्परेचर निकालना है द सॉल्यूशन बॉइल्स, यानी कहने का मतलब है सीधे उसने बोल दिया कि आपको सॉल्यूशन का टेम्परेचर निकालना है। किसका निकालना है, जब भी कभी क्वेश्चंस आते हैं ना तो सारी वैल्यूज को लिखिए और जो निकालना है, जो फाइंड करना है उसको अलग से लिखिए, क्वेश्चन मार्क डाल के कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता होता है कि टीवी की, अगर हम डेल्टा टीवी हमें निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला होता है कि आपका जो मोल्स ऑफ शुगर है यानी सॉल्यूट का है 0.2, किससे मल्टीप्लाई है, क्योंकि हम ग्राम में निकाल रहे हैं तो 1000, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितने ग्राम सॉल्वेंट है, 250 ग्राम हो गया, वेरी राइट। तो डेल्टा टीबी हमारा कितना आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे, इट्स 0.8। इसको पूरा सॉल्व किया। अब हमें ये पता है कि जो प्योर वाटर होता है जिसको हम टी डॉट बी कहते हैं, प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर, उसका अगर आप देखेंगे क्या टेम्परेचर होता है बॉईल करने पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके बाद जो एलिवेशन का हमने निकाला डेल्टा टीवी, जो हमने निकाला वो हमारा 0.8 निकला, तो क्या हम सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं, निकाल दिया ये फॉर्मूले से, बस सिंपल, हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। कहने का मतलब है जो चीज जैसी दे रखी है बिल्कुल वैसे लिखते जाएंगे, जो फाइंड करनी है उसको हम क्वेश्चन मार्क करके लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपको टेम्परेचर पूछा है किसका, सॉल्यूशन का। सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज द मेन फॉर्मूला जो सॉल्यूशन का होता है, टीबी इज इक्वल टू टी डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि हमेशा टी डेल्टा टीबी जब भी निकलता है, डेल्टा हमारा डिफरेंस निकालना है किसका, टी डॉट बी यानी प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर का माइनस सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का फाइंड ही करना था तो हमने क्या करा, हमें प्योर का दे रखा था और हमने उन दोनों के बीच में कितना एलिवेट हुआ, डेल्टा टीबी कितना निकला वो फाइंड कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन
में ठीक हो गया। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग से सेशन लूंगी, वो बहुत जरूरी है सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक एक न्यूमेरिकल को कल मैं आपको समझाऊंगी। इस चैप्टर को एंड करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल, याद रखिएगा कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं, साफ लिखा है कि वो किसी भी सॉल्यूट के क्या करती है, नेचर यानी उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। किस में डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वो बताती है, उसमें सब होता है, लोडिंग इन प्रेशर, एलिवेशन कितना हुआ, डिप्रेशन कितना हुआ। व्हाई इज मोलैलिटी यूज्ड इन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को हम मोलैलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि मोलैलिटी यूज्ड होता है फ्रीजिंग डिप्रेशन पॉइंट फॉर द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, किसके, सॉल्यूट के। तो मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी की तरफ ही है, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। द वॉल्यूम चेंज स्लाइटली इफ टेम्परेचर चेंजेस एंड द मोलैलिटी विल ऑल्सो चेंज। पर मोलैलिटी कैसी होती है, वो चेंज नहीं होती, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती। तो मोलैलिटी मच लाइक मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हम लोगों को समझनी है और करनी है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर अदर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, क्या होती है अदर कॉलीगेटिव, जो मैंने पहले बता दी थी आपको, एलिवेशन, डिप्रेशन। व्हाट डज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मींस, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मींस होता है कम हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है अगर 0 डिग्री में वाटर जो है आपका कोल्ड पे जा रहा है, आइस बन रही है, तो जब डिप्रेशन होगा आप सॉल्ट सॉल्ट डाल दोगे, वो टेम्परेचर और नीचे कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना नेहा मैम को। आपके न्यूमेरिकल्स, आपके कैसे आप उसके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें लेके मैं फिर आऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो एवरीवन प्लीज शेयर मी, लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। और जितने आप पे क्वेश्चंस हैं उनको पूछिए, आई एम ऑलवेज बी रेडी टू गिव योर ऑल द आंसर। तब तक के लिए बाय बाय सारे बच्चों को।